नमस्कार। 2014 के बाद से मीडिया, समाज और सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है। नेहरू जी को विपक्ष का नेता बना दिया है। हर समस्या के लिए जैसे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं। एक ऐसे नेता जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश की नींव रखी। उस वक्त जब आज़ाद हुए भारत के पास रोटी के लाले पड़े थे, पढ़ाई लिखाई शिक्षा सोच की बात तो छोड़ ही दीजिए, गुलामी हमारे दिमागों में रची बसी थी। हम उस मुश्किल स्थिति से कैसे बाहर निकले? कहाँ से वो अस्पताल आए, कहाँ से आईआईटी आए, कहाँ से वो संस्थान बने जिनसे शिक्षा का प्रसार घर गांव तक पहुंचा। आज जो तमाम लोग बिना इतिहास को जांचे नेहरू पर गपबाजी करते हुए मिलते हैं गलियों चौराहों मोहल्लों पर दफ्तरों में, जरा पूछिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ की थी। उन सब के सब ने ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूलों में की थी, देश के अलग अलग हिस्सों में की थी। मुश्किल वक्त में उनके काम सरकारी अस्पताल आए थे, उनको नौकरियां सरकारी संस्थानों में मिली थी। और वो सब क्या करते हैं? वो सब उन्हीं नेहरू जी के बनाई हुए ढांचे पर आए दिन झूठ फैलाने का काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, आप अपने पूर्वजों को इसी भाषा में याद करते हैं, जो भाषा आईटी सेल के प्रभाव में आकर, बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर आज समाज में बोली जाने लगी है। नेहरू का इससे बड़ा निरादर और क्या हो सकता है? एक ऐसा नेता जिसे पूरी दुनिया में सम्मान, आदर और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्माताओं में से देखा जाता है, खुद उसके देश में उसके विरुद्ध दुष्प्रचार की अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ऐसे में नेहरू पर व्याख्यान सुनना, किताबें पढ़ना, अपनी सोच के दायरों को खुला रखना बेहद जरूरी है। 17 जनवरी को नई दिल्ली के जवाहर भवन में नेहरू पर केंद्रित व्याख्यान का आयोजन हुआ। नेहरू की विरासत, तर्क, विज्ञान और लोकतंत्र के सवालों को समझने की कोशिश की गई। इसमें कवि, लेखक, आलोचक अशोक वाजपेयी का व्याख्यान बेहद 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 जरूरी है उन सभी के लिए जिन्होंने जैसे विवेक को, जैसे विचार को अपना शत्रु मान लिया है। कोई भी लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक उसके नागरिकों में विवेक ना हो, वैज्ञानिक चेतना ना हो, तथ्यों के प्रति सजगता ना हो। वैज्ञानिक सोच के बिना हम अपने लोकतंत्र और संविधान को कैसे बचा पाएंगे? अशोक जी के इस भाषण को सुनिए एक बार फिर। भाषण लंबा है इसलिए वीडियो बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे वीडियो से समाज नहीं बन सकते। छोटे छोटे वीडियो से केवल समाज एक रील में बदल जाते हैं जहां विवेक की जगह नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने का हम अनुरोध कर रहे हैं, और अगर संभव हो तो इसे अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में हमारे सहभागी बनिएगा। दोस्तों, एक वैज्ञानिक और एक विदुषी के बाद एक कवि का बोलना, वो भी एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में वो शायद ज़्यादा नहीं जानता। कवि लोग असल में बहुत कम जानते हैं।
उनका हुनर इसमें होता है कि वो अपने कम जानने को ऐसे प्रकट करते हैं जैसे बहुत जानते हैं। तो अब जब से सार्वजनिक जीवन में कुछ सक्रियता बढ़ी है तो मुझे ऐसे अनेक विषयों पर बुलाया जाता है। अक्सर वो शबनम हाशमी भी बुलाती हैं, कभी संविधान पे बोलने के लिए, कभी अब नेहरू पे ही बोलने के लिए। तो अगर जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आपको कोई विशेष तत्व की बात न लगे तो इसका दोष मुझे मत दीजिए। आपने बुलाया है और थोड़ी देर आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहरहाल हम ये बात कब कर रहे हैं, यानी नेहरू की विरासत की बात। ये वो समय है जिसमें विस्मृति को लगभग हर स्तर पर सुनियोजित ढंग से बढ़ाया जा रहा है। आप भूल जाएं, आप याद न करें, ये तो एक हिस्सा है उसका दूसरा हिस्सा है कि दुर्व्याख्या करें। और वो दुर्व्याख्या के शिकार जो लोग हुए हैं उनमें नेहरू भी एक हैं, गांधी भी एक हैं, हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी एक है। अब तो स्वतंत्रता भी दुर्व्याख्या का शिकार हो गई है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जिस दिन उस अधूरे मंदिर में एक लड़के की आकृति में बनाए गए राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी दिन हम स्वतंत्र हुए। तो ये दुर्व्याख्याओं का समय है। कुछ गणेश जी का जो गजवदन है वो कैसे हैं, इसका भी कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा चुका है। तीसरा, झूठ का समय। वैसे तो थोड़ा झूठ हर जमाने में बोला गया है और बड़े बड़े लोगों ने भी बोला है, लेकिन झूठ पर यकीन करने वाले लोगों की संख्या इतनी कभी नहीं थी जितनी आज है। और ये झूठ पर यकीन करने वाले लोग बेपढ़े गरीब लोग भर नहीं हैं, ये पढ़े लिखे लोग भी। ये विश्वविद्यालयों से डिग्री पाए हुए लोग हैं, ये विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे लोग हैं। तो हम सत्य का तो साम्राज्य कभी स्थापित नहीं होता, वो एक असंभव स्वप्न है। लेकिन झूठ का साम्राज्य इतनी जल्दी स्थापित हो जाएगा, ऐसा कम से कम हम धवल केशियों ने नहीं सोचा था। चौथी बात यह है कि हर आदमी हमको डराता रहता है। वो ऊपर वाले तो डराते ही रहते हैं, उन तरह तरह के दुम छल्ले डराते रहते हैं, लफंगे, उचक्के, गुंडे, हत्यारे, तो सब सत्तारूढ़ हैं इस समय। तो उनमें से हर एक का रिकॉर्ड है, वो हमको डराते रहते हैं। और हमारी मुश्किल यह है कि हम डरते रहते हैं। तो ये तो 4 संदर्भ हैं जिनमें आज हम ये बात कर रहे हैं। दूसरा संदर्भ ये है कि मैं उन लोगों में से, आपने पता नहीं, मेरी उम्र कल 85 बरस की हुई है, तो इसलिए इतनी बेशर्मी से मैं जीता रहा हूं। पर मेरा कुछ सौभाग्य ये था कि मैंने नेहरू को देखा था, और एक बार नहीं कई बार देखा था। और मैं उनके 5 प्रसंग आपको बनाना चाहता हूं। एक उसमें आंखों देखा है, लेकिन बाकी सब रिकॉर्डेड हैं, जिसको कहते हैं। क्योंकि अभी इस पर बड़ा जोर दिया गया कि रैशनैलिटी के लिए जरूरी है कि प्रूफ क्या है। तो पहला प्रसंग है, हिंदी में एक बड़े लेखक थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन। कुछ गड़बड़ है? थोड़ा सा नीचे करना है, नजदीक में आवाज आएगी। अच्छा।
महापंडित राहुल सांकृत्यायन उन दिनों साम्यवादियों, बाद में तो साम्यवादी बहुत सरकार में काफी महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन उस जमाने में चूंकि उन्होंने अधूरी आजादी कहा था, तो वो मतलब साम्यवादियों के विरुद्ध एक सत्ता का रुख था। अब राहुल सांकृत्यायन साम्यवादी पार्टी के सदस्य थे, कार्ड होल्डर थे, पर उनकी एक पुस्तक थी जिसको साहित्य अकादमी में पुरस्कार के लिए जूरी ने सिफारिश की, मध्य एशिया का इतिहास। उस जमाने में हम तो बहुत ही छोटे थे, लेकिन हम कहा साहब ये साहित्य अकादमी जो है ये मध्य एशिया के इतिहास पर कैसे पुरस्कार दे रही है, साहित्य का ग्रंथ थोड़ी है, वो तो इतिहास का ग्रंथ है। बहरहाल, लेकिन चूंकि वो साम्यवादी थे इसलिए वो पुरस्कार लटक गया, और साहित्य अकादमी का जो भी इदारा था उसने तय किया कि अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू हैं, तो उनके पास मामला जाए, वो तय करें कि बावजूद इसके कि वो साम्यवादी हैं ये पुरस्कार राहुल सांकृत्यायन को दिया जाए कि न दिया जाए। जब ये मामला नेहरू के पास पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि भाई विचारधारा किसी की कुछ हो, अगर उसने एक उत्कृष्ट कृति लिखी है तो उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है, आप में से पता नहीं, अब तो बहुत ही खुलापन हो गया है और तरह तरह की अनैतिक बातों को भी बहुत नैतिक मान लिया गया है, लेकिन हमारे ज़माने में लोलिता ने बड़ा विवाद पैदा किया था, क्योंकि एक बूढ़ा आदमी था जो 13 वर्ष की युवती का लड़की के साथ प्रणय संबंध बना रहा था। तो पुस्तक व्लादिमीर नोबोकोव ने लिखी थी, वो पुस्तक आई हिंदुस्तान में और उसका कस्टम ने उसको रोक लिया। हमारे यहाँ नैतिकता के बहुत सारे पहरेदार हैं, मतलब अध्यापक ही पहरेदार हैं, और हिंदी अध्यापक खास तौर पर पहरेदार हैं। खुदा जाने उनको किसने ये जिम्मेदारी दी है, पर वो इस जिम्मेदारी को बहुत सख्ती से निभाते हैं। तो बहरहाल वो किताब रोक ली गई और उसकी एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय में आई कि इस पर क्या किया जाए। तो नेहरू जी के पास तो इतना समय नहीं था कि वो उपन्यास पढ़ते, तो उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा को वो दिया। वो दिन रात भर में उसको पढ़ गई और सुबह नाश्ते की टेबल पर उन्होंने कहा कि पप्पू, इसमें आपत्तिजनक तो कुछ नहीं है। तो लोलिता कस्टम से रिलीज होकर प्रसारित हुई। तीसरा प्रसंग है बोरिस पास्टरनाक का। 1956 या 58 में बोरिस पास्टरनाक को नोबेल पुरस्कार मिला। उस समय ख्रुश्चोव का जमाना था और सोवियत संघ की बड़ी इस पर गंभीर प्रतिक्रिया हुई। उसमें एक कारण शायद ये रहा होगा कि बोरिस पास्टरनाक जॉर्जिया के थे, वहीं का स्टालिन था, स्टालिन उनके बड़े प्रशंसक थे, इसलिए भी शायद कुछ रहा होगा। तो बहरहाल सोवियत संघ ने इस पुरस्कार को खारिज कर दिया और उनको स्टॉकहोम जाके नोबेल पुरस्कार लेने की अनुमति नहीं दी और उनको देश निकाला देने की कार्रवाई भी शुरू हुई। अब सोवियत संघ, जो आप तो सब इतिहास के छात्र हैं, सब जानते होंगे कि वहां लेखक संघ एक प्रस्ताव पारित करता था। तो पहले मॉस्को के लेखक संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया कि बोरिस पास्टरनाक देशद्रोही हैं। और आजकल तो आप एक देशद्रोही का ही वक्तव्य सुन रहे हैं इस समय। तो बोरिस पास्टरनाक देशद्रोही हैं, इनको देश निकाला दिया जाए। उस समय यूरोप में एक कमेटी इन डिफेंस ऑफ बोरिस पास्टरनाक बनी
it was being handled by two eminent English writers, Aldous Huxley and Stephen Spender. Aldous Huxley and Spender got in touch with Nehru and made three requests. One, that he should chair this committee in defense of Boris Pasternak. ये विश्व गुरु का जमाना नहीं था. बहरहाल, Nehru agreed to being the chairperson of that committee, and that committee made two more requests. One was that because of his good relations perhaps with Khrushchev, that Khrushchev should be requested by him, one, to allow him to go to Stockholm to receive the award, and two, the proceedings for exiling him out of Russia should be stopped. Obviously, Nehru must have spoken to Khrushchev. Khrushchev agreed to the second one, that is, the proceedings of exiling Pasternak were stopped, but Khrushchev did not allow Pasternak to go to Stockholm. So this is the third incident. And the fourth episode is 50th death anniversary of Leo Tolstoy in Delhi. I am a student of MA in St. Stephen's, and I happened to smuggle myself into the hall in what is that place? Where world... Sapru House. Yes, thanks. Sapru House. Nehru came 2 minutes late. And when he started speaking, and who were people on the stage? Is Stephen Spender, who was at that time editing Encounter, which was one of the most prestigious intellectual journals in the world. And there was one other, Nabokov, who was a I think musicologist or musician. And the third one was John Wayne, who later became professor of poetry in Oxford. Now, Nehru came 2 minutes late. This is almost the end of his era. This is about, he's faded. When he came and he said, I had gone to Aurangabad, and we thought that this old man is now going to narrate us this story about what happened in Aurangabad. Nehru just mentioned that and then came on to say this. I quote from memory. There are two kinds of greatness in the world. One is greatness with which, when you are faced, you feel so trivial, so small, so unnecessary. It crushes you. Faced with that greatness, you feel you are nothing. This is one. The second kind of greatness is which uplifts you, which ennobles you, which makes you participate in itself. This is the second kind of greatness, and Tolstoy's greatness belonged to the second kind. After Nehru, the hall went into furious applause. After it was over, Stephen Spender came onto the stage. And he said, as editor of Encounter, I meet presidents and prime ministers all over the world. And I can tell you that today there is no statesman in the world which can possibly say
something like what Nehru has just now said. Remember Vishwaguru. Now, from this, let me try to now say what formed Nehru. As far as I'm not a historian, I'm a poor poet, and हमारे यहाँ संस्कृत में शब्द है पल्लवग्राही, यानी इधर उधर से कुछ इधर से ले लिया, इधर से ले लिया. हमारे पास कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, ज्ञान तो सब यहाँ बैठे उनके पास है, तो हमारे पास तो सिर्फ कौशल है कि हम पल्लवग्राही हैं, इधर उधर से कुछ पकड़ लेते हैं. Incidentally, the Pasternak episode is referred to both by Pupul Jacker in her book and by the son of Boris Pasternak. That Pasternak's life and career was saved by Nehru. और यहाँ दो बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं और हम अपना ड्रोन नहीं भेज पा रहे. Bahara. I think in case of Nehru, something which has, a lady just before me elaborated, that Nehru's own legacy is not confined to what he thought, but he inherited also something. So there is the historical inheritance of India. And it's a very conscious, well thought, well structured inheritance. Two, उनका जो भारत की संस्कृति का बोध है, उनकी जो समझ है कि इस संस्कृति में क्या है, इस संस्कृति में क्या हुआ है और अब क्या होना चाहिए. तीसरा है उनका आधुनिकता बोध, यानी वो एक नए युग में हैं और ये युग सिर्फ उत्तराधिकार से नहीं चल सकता, इसमें हमको कुछ न कुछ इजाफा करना पड़ेगा, इसमें अपने को बदलना पड़ेगा. तो वो बदलाव क्या होगा. और चौथा, मेरे हिसाब से नेहरू के बोध में बहुत गहरे धंसा है गांधी का बोध, और साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम का बोध. ये आकस्मिक नहीं है कि इस समय जो दुर्व्याख्या हो रही है वो किनकी हो रही है. गांधी की, नेहरू की, इतिहास की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय वैचारिक परंपरा की, उसकी बहुलता की. ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक की दुर्व्याख्या करिए तो दूसरे की दुर्व्याख्या लगभग अनिवार्य हो जाती है. तो ये बेचारे, अच्छा हमारा समय वो समय भी है जिसमें अज्ञान शिखर से बोलता है, इधर उधर से नहीं बोलता. और कोई चांदनी चौक की गली में बोले, देहरादून की सड़क पे बोले, ऐसा नहीं, लाल किले से बोलता है. अज्ञान का इतना महिमा मंडन भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ और आधुनिकता के इतिहास में भी नहीं हुआ और हमारी स्वतंत्र राष्ट्र के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ. अज्ञान का महिमा मंडन का अर्थ ही होगा विस्मृति. आपको भूलना होगा, याद वही रखना होगा जो याद रखाया जाए. जबकि बुद्धिजीवी का काम, लेखक का काम, कलाकार का काम और समर्थ राजनेता का काम है कि वो याद रखे, याद दिलाए और याद को नष्ट न होने दे. हम ही बचाते हैं याद को. ये ग्रंथ और सामग्रियां नहीं बचाएंगी, हम जिंदा लोग बचाएंगे याद को. और अगर हम ही भूलने लगे तो इस विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय हम कर रहे होंगे. बहरहाल,
अब जरा ये देखिए कि इसमें वैज्ञानिक मिजाज पर इसरार नेहरू कर रहे हैं। और नेहरू की जो आइंस्टाइन से मुलाकात है उसमें नेहरू ये कुछ कहते हैं इस तरह की बात कि आगे जाकर या हमारे समय में विज्ञान और दर्शन के संयोग से नई चेतना बनेगी। आप ये मत भूलिए कि जिस समय उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े इदारे बनाए, आईआईटी और इसरो और एटॉमिक एनर्जी कमीशन इत्यादि इत्यादि, ये सब वैज्ञानिक संस्थान हैं। इसी के साथ साथ संस्कृत के क्षेत्र में भी बहुत सारे नए इदारे बनाए गए। 3 राष्ट्रीय अकादमियां, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारी चीजें इस तरह की बनाई गई। तो नेहरू के यहां विज्ञान बोध जो है वो सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। यानी वैज्ञानिकों, अब तो यह है कि वैज्ञानिकों में भी संभवता नहीं रह गया है, खुदा जाने है कितना, फिर भी वहां कुछ तो शर्म बची होगी, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो लगभग गायब हो गया है, क्योंकि खबर छपती रहती है कि गोबर इत्यादि पर कुछ बड़ा उच्च स्तरीय अनुसंधान किसी आईआईटी में हो रहा है। तो आईआईटी दिल्ली, चलिए, तो ये तो ठीक ही है। तो एक, अब नेहरू के सामने 5-6 चीजें हैं उस समय। आप याद रखिए कि ये एक स्वतंत्र पर विभाजित भारत है और ये धर्म के आधार पर विभाजित भारत है। उस समय नेहरू के सामने पहला लक्ष्य है इस देश की अखंडता और एकता को बचाना, क्योंकि बहुत दबाव था कि हम भी पाकिस्तान की तरह एक हिंदू राष्ट्र बन जाएं। दूसरा, भारतीय बहुलता का पोषण और उसका विस्तार। तीसरा, भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित करना। चौथा, लोकतंत्र की स्थापना, उसका पोषण और उसका विस्तार। और पांचवां, औद्योगिकरण और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और अंतिम लक्ष्य, इस नए भारत को उस प्राचीन और आध्यात्मिक और क्या क्या भारत था जो, उसके बजाय एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विश्व समुदाय में स्थापित करना। ये सारे लक्ष्य अगर आप ध्यान में रखें तो नेहरू के बहुत सारे आग्रह वही आग्रह हैं जो इस पूरे को बचा के और एक तरह से समेट के रखने के उपाय। उनका दार्शनिक आधार भी है, उनका ऐतिहासिक और वैचारिक आधार भी है, लेकिन उनमें ये जो बुनियादी बात है कि हम बचाएंगे कैसे। जब आपको याद होगा, उसी विंस्टन चर्चिल ने, जिसने गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, और उसी अधनंगे फकीर ने जब उससे पूछा गया बकिंघम पैलेस जाते हुए कि क्या आप नहीं समझते कि आप सम्राट से मिलने के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तो उसी अधनंगे फकीर ने कहा था कि नहीं, सम्राट तो हम दोनों के लिए कपड़े पहने होंगे। उसी विंस्टन चर्चिल ने ये भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत छिन्न भिन्न हो जाएगा। उस छिन्न भिन्न होने से बचाने का जो सबसे बड़ा उद्यम हुआ वो नेहरू के रूप में हुआ। सिर्फ राज्यों को, ये राजे रजवाड़े जो थे, इनको शामिल करना एकता का मूल कारण नहीं हो सकता था। ये राजे रजवाड़े थे छोटे मोटे, तो 2-4 ने कुछ यूं त्यों किया तो सरदार पटेल ने उनको कुछ धमकी धमकी देके ठीक कर दिया होगा, तो ठीक है ये। लेकिन ज्यादा बुनियादी बात थी कि ऐसा
अपढ़ देश ना, आपने कह रहे थे 9% थी साक्षरता, सुई तक नहीं बनती थी हिंदुस्तान में। हालांकि महाभारत में सुई पर ही तो झगड़ा हुआ था कि वो सुई भर जमीन देने को तैयार, सुई की नोक बराबर जमीन देने को दुर्योधन तैयार नहीं था। तो सारा महाभारत इसी पे लड़ा गया। इंसिडेंटली ये बेचारा महाभारत भी बड़ा अलक्षित ग्रंथ है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है और हम भूल जाते हैं कि वहां मुख्य कथा से भटकने से ही महाभारत बनता है, वो ऐसे नहीं बनता। कुछ कथा चल रही, बीच में पता नहीं कहां चला गया, फिर वापस आ जाता है। उसी महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, पूछा है कि ऐसा कौन सा धर्म है जिसका हमें पालन करना चाहिए। तो महाभारतकार कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, उसी धर्म का पालन करना चाहिए जिसका किसी दूसरे धर्म से विरोध न हो। ये सब इसलिए मित्रों, हम खैर विद्वान लोग तो आपको बताते ही हैं कि हमारे संविधान में जो बहुत सारे अवधारणाएं, और जिसकी मूल अवधारणाएं तो 4 है ना, स्वतंत्रता, समता, न्याय और भाईचारा। ये चारों अपने मूल में आध्यात्मिक मूल्य हैं। ये राजनीति में बाद में आए। बल्कि लगे हाथ में ये भी कह दूं कि हमारे यहां पहले तो स्वतंत्रता की अवधारणा ही नहीं थी। हमारे यहां तो मुक्ति की अवधारणा थी, और मुक्ति का मतलब था निजी मुक्ति। पूरे समाज को मोक्ष नहीं मिल सकता, सबको निर्वाण नहीं मिल सकता, वो निजी उपलब्धि है। इस मुक्ति की सर्वथा निजी धारणा को सामूहिक स्वतंत्रता की धारणा में बदलने का क्रांतिकारी काम महात्मा गांधी ने किया था। तब से हमने सोचना शुरू किया कि अरे, हमको एक व्यापक स्वतंत्रता चाहिए। तो बहरहाल राष्ट्र राज्य में जो धर्मनिरपेक्षता की कल्पना थी, आजकल धर्मनिरपेक्ष शब्द भी बहुत लांछित है, और वो एक जरूरी अवधारणा थी, लेकिन वो राज्य के लिए अवधारणा थी, वो समाज के लिए अवधारणा नहीं थी। संविधान वैसे भी ये तय नहीं कर सकता कि समाज क्या करे, संविधान तो यही तय कर सकता है कि राज्य क्या करे। इसलिए वो अवधारणा, जिसको बाद में संभवतः थोड़ी बहुत उसकी दुर्व्याख्या हो गई, आचरण में बहुत सारे उससे विचलन होते रहे हैं, लेकिन वो धारणा जिसको गांधी, असल में अगर गांधी जी जीवित होते तो शायद वो शब्द का इस्तेमाल होता, सर्वधर्म समभाव, यानी सब धर्मों के प्रति समान आदर, पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और अगर मित्रों हिंदू राष्ट्र यही होने वाला है तो भगवान बचाए हिंदुओं को भी और राष्ट्र को भी। असल में हिंदू राष्ट्र हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु होगा। इस समय मैं फिर कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस्लाम या दूसरे धर्मों के लिए उतना खतरा नहीं है, वो ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू धर्म के लिए। हमारे घर में मुसलमान जब आते थे तो उनके लिए अलग प्याले रखे जाते थे, चाय वाय पीते थे, लेकिन हमारा दर्जी जो था वो मुसलमान था। उसको जब मैं 9 साल का था, मुझे क्या पता कि, तो जब वो मैंने कहा मेरा चाचा कैसे हो गया, जब इसका प्याला अलग रखा रहता है, तो मैंने उसको रहमान कह दिया। अब वो जब चले गए तो मेरी माँ जो बहुत ही धार्मिक थी, रामचरितमानस का रोज पूजा करती थी, उनका तुम इतने बदतमीज हो गए हो, तुमने रहमान को रहमान चाचा कहने के बजाय रहमान कह दिया। तो मैंने कहा कि उसका, तो कहा कि नहीं वो अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनका आदर नहीं करेंगे, जाओ उनसे माफी मांगो। अब हम शक पकाए, समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या। बहरहाल गए, उससे माफी मांगी, लौट के आए। वो शाम को आए रहमान चाचा,
उनका का दुल्हन वो लू में भेज दिया उसको, कहा नहीं अभी से तमीज नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। तो ये उत्तराधिकार था हमारा। तो उस समय और आज तो यह है कि हर चीज तोड़ दो और फिर ठेका उनको दे दो कि वो बना दें। हाँ? तो ये एक अजब किस्म का जो बुलडोजी समय है, इसमें चलते हर चीज तोड़ी जा रही है और हम उसके बड़े या तो हम उसके प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, और या चुपचाप देख रहे हैं। अब यूजीसी ने कुछ एक नया कुछ पुछल्ला छोड़ा है। बहरहाल इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक हैं, लाखों की संख्या है, और उनकी अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता में लगभग हर दिन कटौती हो रही। तो उनमें से बोलने वाले कितने हैं? 1% भी नहीं है। तो ये जो हालत बन गई है, ये मुझे समाप्त करना चाहिए ना? हाँ ठीक। तो इस समय नेहरू को याद करना, उनकी विरासत को याद करना एक तरह से प्रतिरोध का काम है। प्रतिरोध के लिए हमको जो शक्ति चाहिए, जो प्रेरणा चाहिए, जो सघनता चाहिए, जो साहस चाहिए, और जो इसका उल्लेख किया गया कि आखिर वैज्ञानिक मिजाज का मतलब क्या है? तर्क, आलोचना, विचारशीलता और उन सबकी बहुलता। रामचरितमानस में ये तुलसीदास ने कहलाया है। जब राम अयोध्या में सिंहासनारूढ़ हो गए तो वो अयोध्या के नागरिकों को संबोधित करते हैं कि मेरे भाइयों, अगर मुझसे कुछ अनीति हो जाए तो बिना भय के मुझे टोकना। ये राम खुद कह रहे हैं। आज उसी अयोध्या का कोई नागरिक अगर किसी को टोके तो उसका क्या होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं। आपने अशोक वाजपेयी को सुना। कितने धीमे धीमे और तथ्यों से भरपूर उन्होंने नेहरू की विरासत और वैज्ञानिक सोच की बातों को आपके सामने रखा। हमारी कोशिश है कि हम इस तरह के कवरेज को आने वाले दिनों में बढ़ाएं, उन विचारों को आपके सामने लाएं जिनके दम पर लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहते हैं। हमें आपके समर्थन, सहयोग की ज़रूरत है। हमें ज्वाइन कीजिए और लोकतंत्र और नागरिक चेतना को बचाने की मुहिम का हिस्सा बनिए। नमस्कार।